जी हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ से क्लास हमने छोड़ा था वहाँ से हम पढ़े थे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल। और आपको पता है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल में कुछ डिफरेंस होता है। हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे आज। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल क्या होता है। तो इधर ध्यान दो प्लीज़। पहले क्या आता है, मैंने आपको हल्की सी अल्फ़ाबेट में बताया था। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल कितने होते हैं? 8 होते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल टोटल कितने होते हैं? 8। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल टोटल कितने होते हैं? 17। 8 और 17 ये दोनों आपको याद रखने हैं। पहला सवाल यहीं से बन गया। फ्लूइड रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन करते नहीं बन रहा था, बट वही वीडियो अगेन वॉच किए तो बन गया। हाँ तो क्यों नहीं, एक बार में अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो एक बार में समझ में नहीं आते, उसको हमें बार बार समझना पड़ता है। टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप ऐसा न सोचें कि समझ में नहीं आएगा, समझ में कई बार आ जाता है। ठीक है। अब आगे होगा आपको समझ में डेवलपमेंट, वो वीडियो वाला फ्लूइड रिक्वायरमेंट, फ्लूइड बैलेंस, कैसे क्या फ्लूइड निकालते हैं, वो सारी चीज़ें एक बार में नहीं आता। और जब यूट्यूब की क्लास चलती है तो हम एक बार इसको फास्ट पढ़ाना पड़ता है। ऐसा थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन के ऊपर हम आधा घंटा या 1 घंटा ऊपर बिता के धीरे धीरे समझाएं, क्योंकि आपको पता है हम लोग वहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं। जिसको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आए तो वो वापस वीडियो रिकॉल कर सकता है, वापस देख सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रीटेक नहीं कर सकता, वो देख सकता है। हम भी यही बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार और समझ लीजिएगा, है ना। सही बात है कि नहीं है? सही बात ही तो है, और क्या, गलत बात कहाँ से हुई। तो चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या होते हैं। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल 8 होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 17 होते हैं। अब 8 कौन कौन से होते हैं ये सवाल आता है। एक किससे रिलेटेड है? 2 नंबर किससे रिलेटेड है? 3 नंबर किससे रिलेटेड है? 4 नंबर किससे रिलेटेड है? 5 नंबर किससे रिलेटेड है? 6 नंबर किससे रिलेटेड है? 7 नंबर किससे रिलेटेड है? और नंबर 8 किससे रिलेटेड है? नंबर 8 किससे रिलेटेड है? ये बात पता आपको? ये आपको पता ही होगी बात। हाँ, तो ये भी सवाल आएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है। नंबर 1 गरीबी हटाओ और भूखमरी मिटाओ से रिलेटेड है। नंबर 2 प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। नंबर 3 मेल फीमेल, या मैं बोल दूं बॉय और गर्ल इक्वलिटी के बेस पे, जेंडर इक्वलिटी, कोई लड़की लड़के के बेस पे कोई पार्शियलिटी, कोई डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, उसके बेस पे। नंबर 4 चाइल्ड मोर्टालिटी को कम करना है। क्या करना है? चाइल्ड मोर्टालिटी को कम करने वाला है। नंबर 5 मैटरनल हेल्थ को अच्छा करना है। किसको अच्छा करना है? मैटरनल हेल्थ को अच्छा करना है। नंबर 6 HIV एड्स से, ये सवाल पूछ सकते हैं, HIV एड्स से रिलेटेड कौन सा है? चाइल्ड मोर्टालिटी से रिलेटेड कौन से नंबर का गोल है? ऐसे सवाल आ सकते हैं। कोई भी सवाल आए आपको सही करना है और आप लोग कर लोगे ना। 7वां एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। 8वां ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 8 के 8 याद करने पड़ेंगे, 8 के 8 नंबर वाइज याद करने पड़ेंगे। सही बात है, आया समझ में? लिखोगे आप इसको या लिख लिया? अब इसको दे थोड़ा सा अलग टाइप से लिखो। ये देखो कितने हैं टोटल? 8। पहला पॉवर्टी खत्म। दूसरा, ये अब किसकी बात कर रहा हूं? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। ये कितने होते हैं? 17।
जब 8 को 17 में चेंज करोगे तो इसका मामला बदल जाएगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं 17 के 17 आपके सामने रखूंगा। ये है 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल कितने होते हैं? 17। 2030 तक इंडिया को चेंज करने के पर्पज से ये गोल बनाए गए। 2015 में गोल सेट किए गए और टारगेट रखा 2030। कितने हैं? 17। अब इसको अलग अलग करोगे तो 17 हो जाएंगे। आपको याद रखना 8 और 17, पहले 8 थे अब 17 हो गए हैं। तो चलो सस्टेनेबल गोल कितने हैं? 17। 17 को अलग अलग लिखना चाहो तो लिख लो, कोई नहीं पूछेगा आपको। अलग अलग एसडीजी में से कोई नहीं पूछेगा, एमडीजी में से जरूर पूछेंगे आपसे। आपसे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल में से पूछा जाएगा 1 नंबर किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है। लेकिन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये करते हुए 17 तक। फिर भी आप लिख लो, थोड़ा बेसिक है। पहला पॉवर्टी हंगर, एमडीजी में क्या था? ये दोनों एक ही थे। अब 8 को अगर 17 करना है तो क्या करोगे? बांट दो, तोड़ दो, फेंक दो, ऐसे कर दो, अलग अलग कर दो। वैसे ही किया इन्होंने, पॉवर्टी और हंगर को अलग कर दिया, गुड हेल्थ को अलग कर दिया, एजुकेशन को अलग कर दिया, जेंडर इक्वलिटी को अलग कर दिया। फिर आगे जाके क्लीन वाटर अलग है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी अलग है, अच्छा काम, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसों की ग्रोथ अलग है। इंडस्ट्री खोलो, देश में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खोलो, इनइक्वलिटी को कम करो, सस्टेनेबल सिटी बढ़िया बताओ, कम्युनिटी में ग्रोथ करवाओ, कंजप्शन अच्छा करो, लोगों में प्रोडक्शन बढ़ाओ और अच्छा कंजप्शन होगा। क्लाइमेट को साफ करो, पानी की इंपॉर्टेंस समझो और उसके बाद में जमीन को एकदम अच्छे से साफ सुथरी रखो, जमीन से जुड़े रहो और जस्टिस सबके बीच में आपस में अच्छा एक्टिव कोऑर्डिनेशन करो। बस ये सब लिख लो, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ये लिख लो आप। फिर मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी थोड़ी देर से समझाते हैं अपना, है ना। लिख लिया आपने? अब देखो 17 है, इधर ध्यान दोगे आप? कितने हैं टोटल? 17 है। नॉन एज ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा कब स्टार्ट किया? 15 में। कब तक? 30 तक। एक सवाल ये बन गया। सेकंड एमसीक्यू कितने होते हैं? 17। पहला पॉवर्टी हंगर, इसमें कुछ एक्सप्लेन करना नहीं। पॉवर्टी का मतलब है जो पैसे नहीं कमाने वाले, हंगर का मतलब होता है जो भूखमरी, अच्छी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, बॉय और गर्ल को बराबर ट्रीट करना। ये हमारे समाज का सबसे कड़वा सच है। हम लोग लड़के और लड़की को समान नहीं मानते, ये प्रूव हो चुका है, एकदम क्लियर प्रूव हो चुका है। आपके सामने हजारों एग्जाम्पल होंगे। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में, कहीं पर भी कोई लड़की जन्म लेती है और एक लड़का जन्म लेता है, आप देखना एक बात, आप समझना एक बात, अच्छे से समझना, कभी भी नोटिस करना, ऑब्जर्वेशन करना। लड़की जब जन्म लेती है वो लड़के के कंपैरिजन में उसके रिफ्लेक्स ज्यादा ब्राइट होते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होती है जब वो इन्फेंट एज में होती है। उसके रिफ्लेक्स ज्यादा ब्राइट होंगे, उसका रेस्पॉन्स ज्यादा एक्टिव होगा, उसकी ग्राइमेस एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी, उसकी मसल स्टोन भी अच्छी हो सकती है जब तक वो इन्फेंट रहे। लेकिन जो जो वो इन्वायरमेंट में आगे बढ़ती है, टोडलर एज में जाती है, प्री स्कूल एज में जाती है, स्कूल एज में जाती है, एडोलेसेंट एज में जाती है, इस समाज उसके ऊपर इतना भार लाद देता है, इतना भार लाद देता है कि वो टी शर्ट पहनते से पहले 10 बार सोचेगी, चश्मा लगाने से पहले 10 बार सोचेगी, घर से बाहर निकलना है उससे पहले 50 बार 50 जनों को जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी फ्रेंड, उसकी लड़की की क्लासमेट का मान लो कोई बर्थडे है, वो उसकी क्लासमेट के बर्थडे में जाना चाहती है,
अगर उसने पापा या मम्मी को बोल दिया मुझे जाना है, तो उसके या तो बोलेंगे मैं साथ चलूंगी, या बोलेंगे नहीं जाना है। और लड़के ने रात को 11 बजे बोल दिया कि मेरे दोस्त का बर्थडे और मुझे जाना है, तो उसके किसी पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होगी उसको मना कर दे। लड़की जब 10th क्लास में पढ़ती है, 4 बजे स्कूल की छुट्टी है और किसी कारणवश 4:15 हो जाए, किसी कारणवश 4:15 हो जाए, उसके ऊपर सवाल या निशान उठता है। लेकिन जब लड़का पढ़ता है उसके ऊपर सवाल या निशान नहीं उठता, अगर रात को 8 बजे घर पे आए। ऐसा क्यों है? धीरे धीरे लड़का दौड़ता हुआ रोड क्रॉस कर लेता है, लेकिन अपन गांव में देखते हैं, समाज में देखते हैं, लड़की को रोड क्रॉस करने में 5 मिनट लग जाते हैं। इसमें गलती लड़की की नहीं है, हमने उसको फ्री हैंड दिया ही नहीं है। हम चाहते हैं कि लड़की समझदार नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई भी पर्सन इस दुनिया में, अगर वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, या अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी अपनी दोस्त को, किसी को भी अगर वो ये कहता है कि तुम में अक्ल नहीं है, इसका मतलब उस पर्सन में अक्ल नहीं है। क्योंकि कॉमन मैन हो सकता है, कॉमन वुमेन नहीं हो सकती। ये समाज आज से नहीं, पिछले 100 सालों से पुरुष प्रधान समाज है, और यही हमारे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा बैरियर है। जिस दिन लड़का और लड़की को समान मानना शुरू कर देंगे, उस दिन से एजुकेशन का रेशियो बदल जाएगा, उसी दिन से एजुकेशन का रेशियो बदल जाएगा। अगर लड़की किसी कारणवश स्कूल जाते समय उसके कपड़े ठीक नहीं लगे, बाई चांस ने कुछ और पहन लिया, और लड़के को कुछ नहीं बोलोगे, लड़की को 7 जने टोकेंगे उसको। वो इतना कंफ्यूज रहती है, इतना कंफ्यूज रहती है कि वो मुंडी तान के नहीं चल सकती, वो घर में ऐसे चलती है। और स्पेशली लड़की की अपनी माँ से कम बनती है। आप सभी लड़कियां हो तो आपको पता है, एक लड़की का सबसे अच्छा दोस्त उसका पापा हो सकते हैं, एक लड़की की माँ से नहीं बनती है। लड़की को अगर 500 रुपए भी चाहिए तो अपने पापा से मांगेगी, उसको पता है पापा मना नहीं करेंगे। लेकिन लड़की की माँ लड़की की ज्यादा वेल विशर नहीं होती, ये एक प्रूव है, ये एक सिद्ध है। इसीलिए हमेशा ये चलता आया है, हमेशा ये चलता है, लड़के को माँ सपोर्ट करेगी, लड़की को पापा सपोर्ट करेंगे। ये शुरू से चला आ रहा है और आप लोगों को इस चीज का पता है। आप अपने घर पे नोटिस करो, ज्यादातर लड़कियों के पापा बहुत ज्यादा लड़कियों को समझ पाते हैं, उनको पता है लड़कियों की इंपॉर्टेंस। फिर भी लड़की की माँ लड़की को डांटेगी, लड़की की माँ बोलेगी तू पढ़ाई नहीं करती है, दिन भर फोन चलाती रहती है, तुम ये काम करती रहती है, मेरे को काम में सहयोग नहीं करती। और पापा बोलेंगे लड़की पढ़ रही है, इसको परेशान मत करो। और उल्टा, अगर लड़का है, पापा लड़के को डांटेंगे। अगर पूरे दिन घर पे रह गया तो बोलेंगे पूरे दिन घर पे रहता है। 4 बजे आ गया तो बोलेंगे जल्दी आ जाता है बेवकूफ। 6:30 बजे आ गया तो पता ही नहीं है कब आया और कब नहीं आया। 8 बजे घर आता है तो बोलेंगे इतना लेट आता है, पता नहीं क्या काम करता है। और जिस दिन घर नहीं आया उस दिन उसकी माँ को 1000 बातें सुनाई जाएगी कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है। तो माँ बेटे को सपोर्ट करती है, पापा बेटी को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से परिवार चलता है। ये चला आ रहा है, ये प्रूव है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन कौन किसको सपोर्ट करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके घर में लड़का जितना इंपॉर्टेंट है उतनी लड़की इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जिस दिन ये चेंजेस आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेगा, उस दिन से हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान थोड़ा सा तरक्की के पद पर आगे बढ़ना चलेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना। तो जेंडर इक्वलिटी को फॉलो करना है, क्लीन वाटर, साफ पानी को इंपॉर्टेंस, अफोर्डेबल क्लीनिंग एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसों की ग्रोथ, ये भी एक, इससे होगा तो क्या होगा, देश का ग्रोथ होगा। इंडस्ट्री, देश में नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलो, नए इनोवेशन करो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोलो, नई इंडस्ट्री खोलो, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने सुना होगा, कई बार आपने एक बात सुनी होगी, बहुत अच्छी बात सुनी होगी, कि जिसके पास में 5 करोड़ रुपए हैं, जिसके पास में 3 करोड़ रुपए हैं, लोग उससे नाराज रहते हैं कि देखो इसने इतने बड़ी कोठियां बना ली, इसने इतने बड़े बंगले बना लिए, इतना बना ये कर दिया। एक्चुअली आप हर अमीर आदमी को सपोर्ट कीजिए, किस बात के लिए, कि आप बंगले बनाओ, आप अपने बच्चों की शादी में फुल पैसे खर्च करो, उनको मोटिवेट करो पैसे खर्च करने के लिए। यही हमारी इनकम है, यही गरीबों की इनकम है।
मान लो किसी गांव में 5 पैसे वाले हैं, अगर आप उसके ऊपर गुस्सा हो इस बात से कि इसके ऊपर इतने पैसे हैं और इसने मकान क्यों बनवाया, अगर वो लोग मकान नहीं बनवाते हैं, अगर वो अपने बेटे बेटे की शादी अमीर खानदान जैसे नहीं करते हैं, तो बताओ उस गांव में रहने वाले 1000 लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमें अपने रोजगार से मतलब है, हमें अपने रोजगार से मतलब है। तो जो भी पैसे वाला लोग है, जो भी पैसा खर्च करता है, पैसे की इंपॉर्टेंस समझे या नहीं समझे अलग मैटर है, गरीब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कम पैसे वाले लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोले वेरी गुड, तुम्हें 1 कोटी नहीं ऐसे 10 बंगले बनाने चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा खेत इतना नहीं होना चाहिए, इससे 10 गुना होना चाहिए, तुम अपनी बेटे बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च करो, ऐसा अमीर लोगों को बोलना है, मोटिवेट करना है। क्योंकि वो लोग खर्च किसको देंगे, अरे वो टेंट वाले को देंगे, कैटरिंग वाले को देंगे, खाने बनाने वाले को देंगे, लेबर क्लास को देंगे, सब कुछ काम में पैसा खर्च करेंगे ना। पैसा कहां जाएगा, पैसा बंटेगा, पैसा बंटेगा तो इसका मतलब देश में ग्रोथ होगी। पैसा घूम रहा है, इसी को ही तो बोलते हैं जीडीपी। पैसा एक जने के पास रहता है वो ग्रोथ नहीं है, पैसे का सर्कुलेशन होना चाहिए, उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में कोई भी पर्सन जो पैसे वाला है और पैसा खर्च करता है, इसका मतलब वो आपका वेल विशर है, वो हम लोगों का वेल विशर है। इसका मतलब वो हमारा सोच रहा है, फायदा उसका हो रहा है, बंगला उसका बन रहा है, उसका अच्छा सा फ्लैट बन रहा है, लेकिन बेनिफिट हमारा है, क्योंकि हमें उसके बहाने कुछ न कुछ मिल रहा है। उनको चढ़ाओ, उनको बोलो फुल पैसे खर्च कर, उनको बोलो ऐसी शादी कर, तू अपने बेटे की ऐसी शादी कर जैसी किसी ने नहीं की। वो जितना ज्यादा खर्च करेगा पैसा बंटेगा, और पैसे बंटने को ही हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, उसी को ही ग्रोथ बोलते हैं लोग। लेकिन उल्टे हैं, हर पैसे वाला पैसे खर्च करता है, गरीब लोग जलते हैं। अरे बेवकूफ, ये गलत हो गया, तुम क्यों जल रहे हो? ये पैसे खर्च नहीं करेगा तो तुम्हारे पास कैसे आएंगे? ये अच्छा खाना नहीं बनाएगा तो ये क्यों बुलवाएगा हलवाई को? ये बड़े टेंट वालों को क्यों बुलवाएगा? नहीं बुलवाएगा तो तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे? बेवकूफ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। हाँ, वेरी गुड, मैं सही बात बता रहा हूं। इनइक्वालिटी को कम करो, अपने आप कम हो जाएगी। आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास भी गाड़ी होगी, आपके पास भी मकान होगा, आप भी उसके सामने से हॉर्न बजा के निकलोगे पी पी करते हुए, क्योंकि आपने कमाई कर ली है। भाई कोई इंसान पैसे वाला पैसे खर्च करेगा, आप कमाओगे तो आपके पास गाड़ी होगी, क्योंकि अमीर आदमी अपना पैसा छुपाने में टाइम वेस्ट करता है, गरीब आदमी अपना पैसा दिखाने में टाइम वेस्ट करता है। ये एकदम क्लियर है। जितना पैसे वाला होता है वो पैसा छुपाता है, और जो जितना कम पैसे वाला होता है वो पैसा दिखाता है। ये भी ध्यान रख लेना, ये रूल है, ये सोसाइटी का रूल है, हमारा बनाया हुआ नहीं है। आप देखना, पैसे वाले लोग सिंपल रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिना पैसे वाला दिखाएगा मेरे पास गाड़ी आ गई, देखो स्टेटस लगाएगा गाड़ी लेने पे। छोटी सी बात के ऊपर गले की चैन खरीदेगा तो भी स्टेटस बाहर रखेगा। पैसे वाला लोग छुपा के चैन रखेगा कि कोई छीन न ले, नुकसान न हो जाए। और पहली बार जिंदगी में कोई चैन खरीदता है गले की, वो बटन खोल के बाहर रखता है कि तुम्हारे गले में चैन बता रही है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है, वरना लोग छिपा के रखते हैं। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। सस्टेनेबल सिटी अच्छी कब होगी? जब लोगों के पास पैसा होगा, हर किसी का घर एक जैसा होगा। एक सोसाइटी में 100 घर है, 10 बहुत पैसे वाले हैं, उनके बंगले हैं 5 फ्लोर के, और बेचारे यहाँ स्लम रहते हैं। तो ये सिटी कैसी अच्छी होगी क्या? इसको अच्छी बोलेंगे? नहीं। अगर ये लोग 5 पैसे खर्च करेंगे तो ये भी बनाएंगे अपना घर। ये मान लो पक्का तो नहीं बना पाएंगे, फ्लैट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कम से कम स्लम्स तो नहीं रहेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में तो नहीं रहेंगे। मैं नहीं पैसे कमा रहा हूं, ये आपकी गलत फहमी है। गरीब लोग जब कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो भी स्टेटस लगाते हैं, आप प्लेट का फोटो लगाते हैं, मैंने आज ऐसा खाना खाया। और अमीर लोग, कभी देखा आपने उनको स्टेटस लगाते हुए? कभी देखा आपने उनको कि आज मैंने इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया? कभी नहीं लगाया। उनको पता है इट इज माई पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ए रूटीन एक्टिविटी। ये कुछ नहीं है ऐसा लगाएंगे वो। अपन लोग होटल ताज के बाहर से निकलते हैं तो भी फोटो खींचते हैं, अपन लोग इंडिया गेट के आगे से निकल जाए तो भी फोटो खींचते हैं। उसका इंडिया गेट में एक चीज फिक्स रहती है, फिर भी नहीं खींचते वो।
यही तो बात है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड सिक्योरिटी, जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। लिख लो फटाफट 17। मैं पैसे वाला नहीं हूँ, गलत बात मत बोलो, इतना पैसे वाला नहीं हूँ। हाँ पैसे वाले ठीक चल रहा, अच्छा है, बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी आप लोगों का। क्या आप लोगों की मेहरबानी यह है कि दुआ में दुआ का असर है, वरना दया भी काम नहीं करती जब आप लोगों का असर नहीं हो। लिखो फटाफट। मेरे सोने की चैन है ही नहीं बेवकूफों, मेरे पास सोने की चैन नहीं है, आप ऐसे मत बोलो। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आप लोगों का प्यार है कि सब कुछ अच्छा है बस। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू अब लिखो नेक्स्ट। ओ माय गॉड, ये क्या फोटो आ गया बीच में। अब लिखो FAO। आप लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हो, आप लोग चॉकलेट खा सकते हो, ये लो। आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हो तो आपको एक एक चॉकलेट दे देते हैं। सब खा लो चुपचाप, पंचायत ही नहीं करेगा कोई, सभी खा सकते हो। एक्चुअली ये जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी और उस दिन चॉकलेट डे वाले दिन क्लास थी, तो उस दिन मैंने लगाई थी और आज आपके सामने आ गई। जब मैं पढ़ा रहा था चॉकलेट डे वाले दिन, उस दिन का ये वीडियो है, उस दिन का ये क्लास है। वो क्लास उस दिन पढ़ा रहा था, वो आपके सामने आ गई और आप लोगों ने इतनी तारीफ की, इसलिए आपको मैं खिला देता हूँ डेयरी मिल्क ओरियो। आप खा लीजिए फटाफट। ये उस दिन वाली क्लास है ऑफलाइन की, लोगों ने खाई नहीं पूरी, तो मैं आपको खिला रहा हूँ। जल्दी खा लो फटाफट फटाफट फटाफट, इससे मुंह नहीं भरता तो ये लो लास्ट एक और खा लो फटाफट, हो गया। अब बढ़ो आगे, अब लिखो FAO। अब क्या लिखोगे, FAO कब आया, 1945 में। हेड ऑफिस कहाँ है, रोम में। किससे रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है बस, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दो सवाल आएंगे, दोनों पढ़ लो फटाफट। खा लिए, और आपका जब सिलेक्शन हो तो आप लेके आओ, तो मुझे खिलाना, हम सबको लेके आना, हमारे सबके लिए लेके आओगे पक्का। हाँ मैं आपको पैसे भेज दूंगा, है ना, आप अपना फोन पे अकाउंट भेज दो, सब आपको पैसे भेज दिए जाएंगे सारों के चॉकलेट खरीदने के लिए, आप बच्चे जो हो। चलो आगे बढ़ो फटाफट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस रोम में है, 1945 में आया था, ये इसका लोगो है। अब ये देख, मैंने कल बताया था आपको डॉक्टर का लोगो, मेडिसिन, तो इसको कैडेसियस बोलते हैं। नर्सिंग का सिंबल ऑफ व्हाइट अर्थ, कब लॉन्च हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूँ, शायद मैं बता चुका हूँ ना। अब मैं लास्ट बताऊंगा, ये स्टार ऑफ लाइफ इज ब्लू 6 पॉइंट, रोड ऑफ सेंटर डिजाइन बाय US नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या है। जब आपका सिलेक्शन हो तो आप जरूर लेके आना, भूलना मत, भूलना मत, मैं पहले बता रहा हूं, भूल गए तो फिर देख लेना, अच्छा नहीं रहेगा।
हाँ, पक्की ओरियो वाली डेयरी मिल्क, वेरी गुड। अंजलि सही पकड़े भाई। अरे फटाफट लिखो। चेतना बोल रही है आपके नाम से चॉकलेट कंपनी खुलवा देंगे, बहुत बढ़िया। ये लिखो, मैं समझाता हूँ फिर इसके बारे में। ये लिख लिया, मैं समझाता हूँ। लिख लिया क्या? लिखा कि नहीं लिखा, जल्दी बताओ। अब देखो इधर आओ। पहला सवाल, स्टार ऑफ लाइफ 1967 किससे रिलेटेड है? ट्रैफिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ट्रैफिक से रिलेटेड है। क्या है इसके अंदर, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। पहला ही सवाल ये आएगा, स्टार ऑफ लाइफ 1967 किससे रिलेटेड है? ये ट्रैफिक सेफ्टी से रिलेटेड बनाया गया एक स्टार। चलो इधर देखो, ये लो, ये एक ऐसा लोगो बनाया था यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रैफिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक स्टार बनाया है। अपन उस स्टार की बात करते हैं। सबसे पहला 1 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। अब इसको मैं समझाता हूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज, प्लीज इधर ध्यान दोगे आप। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, बहुत काम की बात है। मैं रास्ते से जा रहा था, ठीक है, बाइक पे, सामने से आ रही थी नाज। कौन आ रही थी? नाज तंवर। ठीक है, मैं इधर से बाइक लेके जा रहा था, वो उधर से एक्टिवा लेके आ रही थी। चलो भाई, मैं नहीं, इसको भेज देते हैं, सविता को भेज देते हैं। उधर से सविता जा रही थी, उधर से ये आ रही थी नाज। ये कोचिंग से जस्ट निकली थी, ये अपने घर से आ रही थी। ये सर्किल है, सर्किल पे दोनों आपस में भिड़ गई। इसका सविता का ध्यान कहीं और था, नाज पीछे देख रही थी, ऐसे ऐसे देख के चला रही थी, और सविता का ध्यान कहाँ था? इधर था। अब दोनों का ध्यान आमने सामने नहीं था, दोनों भिड़ गई, दोनों आपस में भिड़ गई। ये लो सर, एक्टिवा से भिड़ गई दोनों। अब जो ही दोनों भिड़ी, अब कोचिंग की छुट्टी हुई। क्या हुई? कोचिंग की छुट्टी हुई। यहाँ कोचिंग से एक साथ 500 स्टूडेंट निकले। जस्ट बाहर निकले, रोड पे गए तो देखा नाज और सविता की बाइक एक्टिवा आपस में टकरा गई है। नाज की एक्टिवा सविता की एक्टिवा से टकरा गई है। ऐसे नहीं चलाते नाज। अब ये टकरा गई, कोचिंग वाले लड़के लड़कियां निकले, सबने बोला ओ माय गॉड, दिस इज नाज। उधर से बोला, कुछ कोचिंग वाले लड़के ने सविता को पहचान लिया, कुछ उन्होंने लड़कियों ने सविता को पहचान लिया। वो बोले ओ माय गॉड, सी सविता। फिर पता चला बोथ आर फ्रॉम जेएनसी कोचिंग। आज कोचिंग नहीं आई थी, यहाँ घूम रही थी बेवकूफ कहीं की। दोनों आपस में टकरा गई। सबसे पहले पहचाना, सबसे पहले पहचाना किसको? दोनों को। किसने? जानने वालों ने पहचान लिया। फिर क्या करेंगे? अरे नाज क्या हुआ तुझे, अरे सविता क्या हुआ तुझे? दोनों को रेस्पॉन्ड करेंगे, दोनों को रेस्पॉन्ड करेंगे। क्या रेस्पॉन्ड करेंगे सारे लड़के लड़कियां? अरे नाज क्या हुआ तुझे, सविता क्या हुआ? उसको कुछ न कुछ बोलेंगे। तो ये दूसरा स्टेप, रेस्पॉन्ड करना। तीसरा स्टेप, रिपोर्ट करेंगे। अरे जिसके पास कार है, मान लो इसमें 5-10 लड़कियों के पास कार है, उसको फोन करेंगे, प्रतीक्षा को फोन करेंगे, अंजलि को फोन करेंगे। ए अंजलि सुन, तेरे पास क्या कार लेके आई है क्या? हाँ मैं लेके आई हूं, जल्दी आजा फटाफट, जल्दी आजा फटाफट।
सविता और नाज को हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि लग गई है, थोड़ी सी लगी है लेकिन कार में ले जाएंगे। तो रिपोर्ट करेंगे। और किसको करेंगे? कार नहीं होगी तो एम्बुलेंस को रिपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? एम्बुलेंस को रिपोर्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ? नंबर 1 पहचाना, नंबर 2 रेस्पॉन्ड, नंबर 3 रिपोर्ट, तीसरे नंबर पे किया रिपोर्ट, चौथे नंबर पे ऑन सीन केयर। उसी समय क्या कर सकते हैं? सविता को उठाएंगे, नाज को उठाएंगे, साइड में लेंगे जब तक एम्बुलेंस आएगी, जब तक कार पे आएगी। और जो ही उठाएंगे नाज बोलेगी ओ लग गई, ओ ऐसे आवाज करेगी, फालतू झूठी आवाज। क्यों? माय गॉड लग गई। उधर आप क्या दोगे? पीसीएम दोगे, पानी पिलाओगे, और क्या करोगे? फर्स्ट एड बॉक्स, बैंडेज करोगे, ऐसे करोगे आप। ये हो गया ऑन सीन केयर। फिर यहां से लेके जाओगे कहां? एम्स हॉस्पिटल। क्या लेके जाओगे? एम्स हॉस्पिटल। और वहां पे होगा परमानेंट इलाज। डेफिनेटिव का मतलब परमानेंट इलाज। यही तो होता है, यही तो होता है स्टार ऑफ लाइफ। डिटेक्ट, रेस्पॉन्स, रिपोर्ट, ऑन सीन, केयर एंड परमानेंट ट्रीटमेंट। इसको सीक्वेंस याद कर लो। याद कर लिया? याद कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो गलती क्या है पता है? यहाँ पर गलती बताऊं सबकी सबसे अच्छी गलती क्या है? एक बार एक लड़की ऐसे बाइक पे जा रही थी, ऐसे एक्टिवा लेके जा रही थी। अब बात सुनो, उस लड़की का नाम था, क्या नाम था? मोनिका राठौड़। क्या नाम था? मोनिका राठौड़। मोनिका ऐसे एक्टिवा लेके जा रही थी, हेलमेट पहना हुआ था, कानों में ईयरफोन डाले हुए थे, इधर उधर ध्यान था नहीं, गर्मी थी भयंकर। वो जा रही थी, उसको घूमना था लेफ्ट, और उसने इंडिकेटर लगाया राइट वाला। बात सुनना, वो ऐसे जा रही थी, लेफ्ट टर्न लेना था और उसने इंडिकेटर लगाया राइट वाला। उसके पीछे पीछे जा रहे थे विजय कुमार जी। कौन जा रहे थे? विजय कुमार जी जा रहे थे पीछे पीछे। अब देखो, विजय कुमार पीछे पीछे जा रहे थे, उनको जाना था सीधा एम्स ना, इसको जाना था किसको? मोनिका को जाना था लेफ्ट में, इसने इंडिकेटर लगाया राइट वाला। अब बताओ होगा क्या? जिसको जाना लेफ्ट है, इंडिकेटर राइट वाला लगाएगी, तो सीधी सी बात है विजय और मोनिका आपस में टकरा गए। विजय और मोनिका आपस में टकरा गए। तो मोनिका जोर से चिल्लाई, हु द हेल आर यू? यू डोंट नो अबाउट हाउ टू राइड ए बाइक? तुझे पता नहीं मैंने इंडिकेटर लगवाया था? तो उसने, विजय कुमार ने बोला, बेवकूफ बात सुन मेरी, तूने इंडिकेटर राइट वाला लगाया, तू लेफ्ट में घूम गई। तो उसने बोला, इंडिकेटर किसके लिए था? कि मेरे पीछे आ रहा उसके लिए। पीछे कौन आ रहा था? तू। पीछे कौन आ रहा था? तू आ रहा था। मैं किधर घूमू तुझे क्या मतलब? इंडिकेटर तेरे लिए था। इंडिकेटर किसके लिए था? पीछे आने वाले के लिए था कि तू राइट घूम जा। तो याद रखना, इंडिकेटर राइट लगाए तो भी मतलब मत गलत मत समझना, लेफ्ट लगाए तो भी गलत मत समझना। इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि वो इधर घूम रही, इंडिकेटर का मतलब ये भी हो सकता है कि वो लेफ्ट जाना नहीं राइट जाना चाह रही है लेफ्ट लगा के। तो ऐसा हो सकता है कई बार, तो लड़कियों को पता भी नहीं रहता। इधर ध्यान दो, ये हुआ है ऐसा, ये ऐसा हुआ है सच में कि मैंने इंडिकेटर तुम्हारे लिए लगाया था, मेरे लिए नहीं लगाया। सच में ऐसा हुआ है, मैंने आंखों देखी बात है, तब मैं बता रहा हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, तूने इंडिकेटर ऐसे लगाया, चलो मान ले मेरी गलती हो गई, और तो क्या कर सकते हैं, मान लेते मेरी गलती हो गई। वो बोले इंडिकेटर किसके लिए था? आपके लिए था ना, तो आपको इधर घूमना चाहिए। अरे वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखो हेडिंग कमेटी एंड कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लिखो कमेटी एंड कमीशन ऑफ इंडिया। लिखो फटाफट, कमेटी एंड कमीशन ऑफ इंडिया, हेडिंग लगा दो। हाँ मेरे साथ ही हुआ, तभी तो बता रहा हूं।
लिखो कमेटी एंड कमीशन। इसमें देखो मैं 5-6 कमेटियां पढ़ाऊंगा। एक भोर कमेटी, एक मुदालियर कमेटी, तीसरा मुखर्जी कमेटी, नंबर 4 चड्डा कमेटी, नंबर 5 बजाज कमेटी, जंगलवाला कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। इससे ज्यादा कोई कमेटियां काम की नहीं है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6, बजाज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कमेटी आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ 2-2 लाइन के सवाल है, सिर्फ 2-2 लाइन के सवाल है। अब एक बात सुनो प्लीज, अब मैं समझा रहा हूं, आप चुप हो जाओ सभी। एक कमेटी है भोर, एक है मुदालियर। दोनों में क्या फर्क है? भोर बिफोर इंडिपेंडेंस है, एकमात्र कमेटी जो भारत के आजाद होने से पहले आई है। ये सारी कमेटियां आजाद होने के बाद आई है। इसको बोलते हैं लागू। कमेटी बननी स्टार्ट तब हुई, बन के स्टार्ट तब हो गई। राइट आंसर क्या होगा? 46। मतलब कमेटी बननी शुरू हुई, बन के तैयार हो गई। भोर कमेटी क्यों? क्योंकि इसका चेयरमैन था भोर। कौन था? जोसेफ भोर। अभी सोचो, बात सुनना प्लीज मेरी। इसका चेयरमैन कौन था? जोसेफ भोर। अब मैं एक नाम लिख रहा हूं, देखो, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। इधर लिखता हूं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। एक बात सोचना, भोर का मतलब होता है हमारे राजस्थान में अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह। भोर का मतलब हमारे राजस्थान में होता है सुबह। क्या होता है? सूरज, सनराइज को बोलते हैं। भोर का मतलब सनराइज। तो डेवलपमेंट कब होता है? सुबह से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हो, भोर का मतलब डेवलपमेंट। ये याद मत करना, देखो इसका में हेल्थ सर्वे, इसमें भी हेल्थ सर्वे, तो दोनों ही मिटा सकते हो। इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल कमेटी, इसको बोलते हैं प्लानिंग कमेटी। बस याद हो गया। भोर का मतलब डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल कमेटी, इसको बोलते हैं प्लानिंग कमेटी। याद हो गया क्या? इसको डेवलपमेंटल कमेटी, इसको बोलते हैं। याद हो गया क्या? याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी। भोर का मतलब डेवलपमेंट, सुबह हो गई उठ जाओ फटाफट, ऐसे बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? जी हाँ बोलते हैं। तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा। याद कर लोगे इतना? ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट इसने दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसने दिया। ये क्या बताएगी? हेल्थ सिस्टम का इंटीग्रेशन कैसे करना है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी का इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर है भोर कमेटी, 1943 में बननी शुरू हुई। राइट आंसर होगा कब के बन के तैयार हो गई? 46 में। हेल्थ सर्वे याद नहीं करना, ये याद करना है। अब देखो पीएससी की पॉपुलेशन कितनी होती है? 20,000 से 30,000। अगर सीधा सवाल आए कि पीएससी की पॉपुलेशन, आप लिखोगे 20 से 30, लेकिन सवाल आ जाए अकॉर्डिंग टू भोर, तो ये लिखना पड़ेगा। ऐसा कभी आएगा नहीं, ऐसा कभी आएगा नहीं, क्योंकि पीएससी की पॉपुलेशन 20 से 30,000 है। 1946 में बोला 40,000 के ऊपर एक पीएससी बनाने का प्रावधान था। आए लिखे तो, अगर आ जाए अकॉर्डिंग टू भोर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है पीएससी 20,000 से 30,000 पर ऑलरेडी है, इसलिए नहीं आएगा। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसको बोलते हैं 3 मिलियन प्लान, ये सवाल आ रखा है कि 3 मिलियन प्लान कौन सी कमेटी से रिलेटेड है? $3 million प्लान इज रिलेटेड विद, क्या था? एक बहुत बड़ा प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान था, जिसमें 10,000 की 20,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक 75 बेड का हॉस्पिटल खोलने का प्लान था। हुआ कभी नहीं, पूरा होता ही नहीं है, लेकिन प्लान बनते रहते हैं कमेटियों में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल फिजिशियन,
सोसाइटी में इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, आईपीआर बढ़ाने के लिए एक डॉक्टर की पोस्टिंग करनी थी। आया समझ में? अब आती है मुदालियर कमेटी, सीधा नाम लिख लो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस कमेटी कौन सी, इसके पीछे नाम लिख दो कमेटी, कि मेडिकल और हेल्थ सर्विस का इंटीग्रेशन करने वाली कमेटी का नाम मुदालियर 1962 में आई। इसका दूसरा नाम है प्लानिंग कमेटी, क्योंकि डेवलपमेंटल कौन है, भोर। डेवलपमेंटल कमेटी कौन है, भोर कमेटी। चड्डा कमेटी, मलेरिया। अब देखो ये पहले दोनों लिखो फिर इसको समझाता हूँ। अब सुनो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सुनोगे, ये क्या नाम है, चड्डा। क्या नाम है, चड्डा। ये क्या नाम है, मलेरिया। ये क्या नाम है, चड्डा। बस सवाल बन गया। मलेरिया मंथ कौन सा होता है, मलेरिया मंथ कौन सा होता है, बताओ जल्दी। जून। जून में क्या होती है, भयंकर गर्मी। जून महीने में आप लोग रूफ टॉप पे सो रहे हो। कहां सो रहे हो, टेरेस पे सो रहे हो। भयंकर गर्मी, जून का महीना। आपने पहन रखा है शॉर्ट। क्या पहन रखा है, शॉर्ट। शॉर्ट को हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं चड्डा। क्या बोलते हैं, चड्डा। राजस्थानी में क्या बोलते हैं, चड्डा। बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर आपने चड्डा पहन रखा है तो क्या हो जाए, कौन काट जाएगा, फीमेल एनोफिलीज। कौन काट जाएगा, फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज काट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मलेरिया। इसीलिए चड्डा कमेटी का रिलेशन कौन सी बीमारी से है, मलेरिया इरिडिकेशन से है। याद हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा क्या अच्छे से, कि चड्डा कमेटी का रिलेशन कौन सी बीमारी से है। आप बोलोगे चड्डा कमेटी का रिलेशन मलेरिया की प्रॉब्लम से है। याद हो गया, याद हो गया।
याद हो गया ना, वेरी गुड। आगे बढ़े। इसमें क्या बोला था, 10,000 के ऊपर एक हेल्थ केयर वर्कर रखेंगे जो मलेरिया का ध्यान रखेगा। अब लिखो नेक्स्ट, मुखर्जी कमेटी। वेस्ट बंगाल से कौन कौन है बताना, वेस्ट बंगाल से कौन है बताना जल्दी। अरे कौन है वेस्ट बंगाल से, कोई है आप में से कोई वेस्ट बंगाल से है? नहीं है। वेस्ट बंगाल में मुखर्जियों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है कि नहीं है? हमारे प्रणब मुखर्जी जी भी वहीं से है। तो क्या पता नहीं गवर्नमेंट ने किस लिए सोचा कि मुखर्जी की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम कौन सा मेथड लाते हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड लाते हैं। कौन सा मेथड लाते हैं, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी कमेटी आई, मुखर्जी कमेटी आई। कौन सा कमीशन, फैमिली प्लानिंग। इससे पहले क्या था, मलेरिया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम साथ में चलते थे चड्डा में, लेकिन इसमें फैमिली प्लानिंग को प्रायोरिटी दी गई, मलेरिया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अलग किया गया, दोनों को अलग किया गया। तो मुखर्जी कमेटी का मतलब है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट करना, मलेरिया को इससे हटाना, फोकस ऑन ओनली फैमिली प्लानिंग, दैट्स कॉल्ड मुखर्जी कमेटी। बस अलग अलग याद नहीं करना है, आप एक साथ ही याद कर लो, अलग अलग करोगे तो आपको याद नहीं होगा। चेतना क्या बोल रही है, अम्मी तुमा को भलो बस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बताना चेतना, मुझे पता नहीं है ना, इसका मीनिंग क्या होता है वैसे। अच्छा ये बंगाली वर्ड है, वेरी गुड। हो गया याद। जंगल वाला कमेटी, कौन सी कमेटी, जंगल वाला कमेटी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो अभी, हाँ चेतना पागल हो रही है, इधर ध्यान दो। जंगल वाला, जंगल राज, कौन सा राज, जंगल राज। इसने बोला हेल्थ सर्विस का सही तरीके से इंटीग्रेशन करना, कैसे। अब देखो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 50 SNO है, 500 NO है। NO से ज्यादा काम अगर करवाया जाए, SNO मौज कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है, जंगल वाला कमेटी ने बोला अगर NO एक्स्ट्रा काम करे तो एक्स्ट्रा सैलरी दो, अगर NO अलग एलिजिबल हो जाए तो प्रमोशन करो, एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा सैलरी, सेम काम का सेम सैलरी, अगर इसको प्रमोशन भी दीजिए। तो क्या बोला कि सीनियरिटी के बेस पे काम होना चाहिए, एक्स्ट्रा काम करे तो एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, सेम काम करे तो सेम। देखो प्राइवेट के अंदर क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर को 20,000 रुपए दिए जाते हैं, आउट ऑफ राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ को 80,000 दिए जाते हैं। देखो गवर्नमेंट स्टाफ को 80,000, प्राइवेट नर्सिंग ऑफिसर को 20, सेम सैलरी है। सेम सैलरी है क्या, नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ काम सेम है, सैलरी सेम नहीं है। तो सेम सैलरी देना चाहिए, एकदम सेम सैलरी देना चाहिए, ठीक है।
नो प्राइवेट प्रैक्टिस। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो कोई प्राइवेट धंधा वंदा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे आप। इसने जंगल वाला ने बोला, आपका ध्यान नहीं रहता फिर आपके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। यह काम किसने बताया? जंगल राज खत्म करो। ऐसा क्यों किया? सही बात तो है, इसमें क्या गलत है? सही तो है। मैं नहीं करता पूजा, गलत बात नहीं। हो गया। नेक्स्ट लिखो करतार सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब से कौन है? यूपी, पंजाब हरियाणा से कौन है बताना। भाई पंजाब हरियाणा से कौन है बताना जल्दी, फटाफट बताओ फिर मैं समझाता हूं। करतार सिंह कमेटी, जल्दी बताओ। करतार सिंह कमेटी पंजाब हरियाणा से कौन है? हाँ पंजाब, वेरी गुड। अंजलि पंजाब से, बहुत बढ़िया। और कौन है भाई? बहुत सारे लोग हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पंजाब हरियाणा वाले। इधर ध्यान दो, फिर इधर ध्यान दो। पंजाब हरियाणा वालों, एक बात बताऊं आपको, पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, लोग मिलनसार बहुत होता है, लोगों में इंटीमेसी बहुत होती है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आत्मसम्मान होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है। अगर आप किसी के घर पे चले जाओ तो पहले तो आपको घी में रोटी बड़ी बड़ी डाल के खिलाएंगे, फिर उसमें दूध डाल के खिलाएंगे, फिर उसमें दही डाल के खिलाएंगे, फिर 2-3 सब्जियां खिलाएंगे, और आपको घी से इतना भर देंगे, इतना भर देंगे कि आप रात को सोओगे तो भी घी की डकारें आएगी आपको जोर जोर से, घी पूरे आपकी बॉडी में घूमेगा ऐसे। इतना मतलब लोग एक साथ बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, बहुत लोग ज्यादा आपस में प्रेम और सम्मान के साथ भी रहते हैं। लोग खाते भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेस भी नहीं लेते, कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं जीते, एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। इसको बोलता है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। करतार सिंह का मतलब है एक साथ मल्टीपल, मल्टीपर्पज हेल्थ। हाँ जब मैं हरियाणा जाता था वहां पढ़ाने के लिए, हाँ ठीक है, तो वहां पर जो हमारे कोचिंग वाले थे, वो डायरेक्टर साहब, वो इतना खिलाते थे मुझे, इतना खिलाते थे कि मेरे को ऐसे लगता था घी वापस आ रहा है, घी वापस आ रहा है। मैं 5-7 दिन वहां जाता था पहले, 4-5 साल हो गए, ऐसे घी आता था वापस, ऐसे इतना खिलाते भाई। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, इतना घी में डूब जाऊंगा मैं अंदर, मेरा स्टोमक डूब जाएगा घी में, स्विमिंग भी नहीं आती स्टोमक को। पहले दूध खिलाएंगे, फिर वहां दही, फिर वो पता नहीं इतना खाते हैं, इतना खाते हैं हरियाणा वाले, सच में बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेते। एक बार एक हमारे दोस्त थे, उनको बोल गया उनको बोल गया कि भाई कि आग लग गई घर को, तो के तेनू की, तो अरे बेवकूफ तेरे घर को लग गई तो के मैनू की। कोई टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है, जो काम करना है अच्छे से करना है, मस्त रहना है। मैं मोटा क्यों नहीं हुआ? तो मैं कोई परमानेंट थोड़ी गया, महीने में 3 दिन के लिए जाते थे, एक महीने में 3 दिन में कौन से मोटे हो जाते हैं। स्लिम फिट ठीक है ना, मोटे से क्या करना, देखो एकदम पतला पतला ठीक रहता है ऐसे, सही है ना ये। तो मल्टीपर्पज एएनएम को रिप्लेस कर दो फीमेल हेल्थ वर्कर से, फीमेल फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट से एमएचडब्ल्यू को रिप्लेस करना है। एक पीएससी के 50,000 की पॉपुलेशन के ऊपर, एक पीएससी के नीचे 16 सब सेंटर,
एक सब सेंटर में एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर, ऐसा प्रावधान था, हुआ कभी पूरा नहीं और कभी होगा भी नहीं। बस हाँ, आपको एक ही याद रखना है, उसका नाम है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। कौन सी कमेटी? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। खुशबू बोल रही है हमारी यूपी में किसी ने कोई कमेटी नहीं बनाई। यूपी में लाइट बहुत कटती है ना, इसलिए कमेटी नहीं बनाई। यूपी में लाइट जाती है तो वापस पता नहीं कब आएगी, ये पता नहीं रहता ना। हाँ, राजस्थान में भी खूब जाती है, बिंदास रहो आप, ये मत सोचना सिर्फ उधर ही जाती है, हर जगह जाती है। लिखो फटाफट, आगे बढ़ू। श्रीवास्तव, ये कितनी सिंपल कमेटी देखना। श्रीवास्तव कमेटी का मेन एक ही गोल है, देखो, श्रीवास्तव SHR श्रीवास्तव, इसका गोल क्या है? इसका गोल बताओ, इसका गोल बताओ जल्दी। इसका गोल है, इसका उल्टा करो, श्रीवास्तव SHR, इसका उल्टा करो RHS, रूरल हेल्थ सर्विस। कितना सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल। देखो, श्रीवास्तव कमेटी ने बोला गांव की हेल्थ फैसिलिटी को अच्छा करो। हाँ, फोन आ गया भाई, फोन। ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। गांव में कैसे अच्छा, गांव अच्छा कैसे कर सकते हैं बताओ, कोई बता सकता है मेरे को? अरे नहीं आएगा उनका, उनका किसी का नहीं आता फोन, बेवकूफों। ये प्रिया कुछ भी बोलती, इधर आओ। हाँ, गांव में हेल्थ फैसिलिटी कैसे अच्छा करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं बताओ जल्दी। क्या कर सकते हैं आप लोग? नहीं आएगा चेतना फोन, उनको पता है क्लास चल रही है, क्लास चलेगी, नहीं आएगा ना, वो भी तो समझते हैं इतना तो। इधर ध्यान दो, देखो ये गांव है, ये लो गांव, ये घर है किसका? सतीश कुमार। ये घर किसका? चेतना। ये घर किसका? सुनीता। ये रमेश, ये सुनील, ये अनिल। ये हॉस्पिटल बीच में, ये लो हॉस्पिटल, ये स्कूल, ये पोस्ट ऑफिस, है ना? है ना कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, इधर ध्यान दो। गांव के अंदर मान लो PHC है, PHC में डॉक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है, तो क्या ये अकेले सब कुछ संभाल लेंगे? नहीं। तो गांव में इस कमेटी ने क्या बोला पता है? आप स्कूल वालों को, टीचरों को भी मोटिवेट करो, आप पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट मास्टर को भी मोटिवेट करो, स्कूलों को, टीचरों को बोलो कि आपके स्कूल में बच्चे आते हैं और कोई अबनॉर्मलिटी मिले तो हमें बताओ, हमें इन्फॉर्म करो, हम स्कूल हेल्थ कैंप रखेंगे और ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी तैयार कर लेंगे। इनको बोलेंगे आप हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम को अवेयरनेस फैलाओ,
जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाओगे उतना बेनिफिट है। अरे आप अवेयरनेस फैलाओ, ज्ञानियों ऐसे बोलते हैं, आप अवेयरनेस फैलाओ। समझ में आई बात? आप फैलाओ अवेयरनेस और आप फैलाओ स्कूल। मतलब क्या हुआ? द क्रिएशन ऑफ द पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर। ये समझ में आया नहीं? इधर ध्यान दो। एक होता है ओलंपिक और एक होता है पैरा ओलंपिक। ऊपर वाला कौन है? ये। एक होता है टीचर, एक होता है पैरा टीचर, आधा टीचर होता है कि नहीं होता? एक होता है मेडिकल स्टाफ, एक होता है पैरामेडिकल स्टाफ। मतलब क्या हुआ? आधा। अरे किसी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दो, किसी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दो ताकि दिक्कत ना हो। तो स्कूल टीचर को, पोस्ट मास्टर को और किसी किसी को पैरा प्रोफेशनल की पोस्ट बनाओ, उसको मोटिवेट करो, वो ऐसा करेंगे। पीएससी के ऊपर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर लेवल के ऊपर एमएचडब्ल्यू लगाओ, रेफरल सर्विस अच्छा करो, मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करो। इसको बोलते हैं गांव की हेल्थ सुधर जाएगी, रूरल हेल्थ अच्छी हो जाएगी इससे। हो गया? अरे समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ूंगा मैं। अब बजाज कमेटी, हेल्थ एजुकेशन की पॉलिसी सुधारना, सीएससी को 1 लाख की पॉपुलेशन पे करना। ये हो गई बजाज कमेटी। बस कुछ नहीं है बजाज में बेचारा। 1986 में आई नेशनल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से, इसको याद ही मत करो आप। कमेटी एक और बची है, खत्म हो जाएगी अभी। अब एक और है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सरोजनी वर्धपन। मैं अभी बताऊंगा इसको। हो गया? नेक्स्ट अब लिखो सरोजनी वर्धपन कमेटी। ये कमेटी आप लोगों के लिए है, ये नर्सिंग एजुकेशन के लिए बनी गई कमेटी। इसने बोला नर्सिंग एजुकेशन को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? जीएनएम को हटाओ। नर्सिंग टीचर जो पढ़ाते हैं कॉलेजों में वो एमएससी, एमफिल या पीएचडी होने चाहिए। स्टाफ आईएनसी के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
कंटिन्यूअस नर्सिंग एजुकेशन का रोल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या क्या समझे आप इसके बारे में? आप क्या समझे इसके बारे में? क्या समझे आप? सुनो रे, सुन लो, बातें कम किया करो आप बहुत बातें करते हो बेवकूफ, हम बहुत, इतनी कच 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 चक 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 पता नहीं क्या ही करते रहते हो, आपस में इतना क्यों बोलते हो? एक दूसरे का फेस दिख नहीं रहा आपको, फिर भी बातें करते हो। हे तू कैसी है, हे तू कैसा है, तूने खाना खाया, तूने पानी पिया, तूने क्या खाया, तूने क्या बनाया, तूने किसको बनाया, तूने क्यों बनाया, ऐसी बातें, बेवकूफ बातें करते ही रहते पूरे दिन, थकते ही नहीं है। ये कमेटी बना के चली गई, जीएनएम बंद करके चली गई, और आप लोग देखते ही रह गए, कुछ नहीं कर पाए। अरे इस कमेटी, मैंने बोला कमेटी की सारी रिकमेंडेशन कभी पूरी नहीं होती, चल रहा है ना, चल रहा है, मैं भी कह रहा हूं चल रहा है, लेकिन कमेटी बनती है इसका मतलब ये थोड़ी है सारे रूल बनते हैं सारे कोई फॉलो थोड़ी होते हैं। कमेटी बोल देंगे हम तो आईएमआर को 0 कर देंगे 2030 तक, गवर्नमेंट भी तो पॉलिसी बनाती है, हम भूख गरीबी मिटा देंगे। पहली गवर्नमेंट बनेगी 1951 में, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, तब भी बोला था गरीबी मिटाओ। फिर इंदिरा गांधी जी आए, उन्होंने बोला गरीबी मिटाओ। उसके बाद और सारे पीएम आए, मोदी जी भी बोले, सब बोलते बोलेंगे, इनका काम है बोलना, सोच अच्छी है ना, सबका मकसद तो यही है ना, गरीबी मिटाओ। अब मिटे नहीं मिटे वो बात अलग है, लेकिन क्या 1978 में अलमा अता डिक्लेरेशन सम्मेलन हुआ, उसमें बोल दिया 2000 तक सबके लिए हेल्थ। अभी 2023 चल रहा है, फिर भी लोग बीमार है, टीबी से मर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हम उसके ऊपर कांड करेंगे? नहीं। अरे वो गोल है उनके, कमेटी बोलती रहेगी, कभी पूरे नहीं होते गोल, कभी नहीं होते, आज तक नहीं हुए और ना कभी होंगे, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, कभी नहीं होंगे, रूल होते ही है पूरे न होने के लिए। आपने देखा, एक बात बताऊं, आप पुलिस वालों से बहुत नाराज रहते हो, एक छोटी सी बात बताऊं, एक्चुअली पुलिस वाले हमारे वेल विशर है, आपको पता है इस बात के ऊपर? ट्रैफिक पुलिस, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस, इतने से पता चल जाएगा, रूल किसी को पसंद नहीं है, रूल आप लोगों को भी पसंद नहीं है। रूल ये कहता है अगर आपने बिना हेलमेट के बाइक को राइड किया तो 1500 रुपए का फाइन लगेगा, या 1000 रुपए का, जो भी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 1000 या 1500 रुपए का फाइन लगेगा, चालान कटेगा। अगर आपने सिटी में 40 से ज्यादा स्पीड की गाड़ी चलाई, कैमरा आपकी स्पीड को टेक ओवर करेगा और आपके घर के ऊपर ऑनलाइन चालान आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन पुलिस वाले कभी 1500 रुपए लेते हैं क्या? वो एक्चुअली आपका ही सोचते हैं, वो 100 रुपए लेके साइड की जेब में डाल के आपको फ्री कर देते हैं, आपको बेनिफिट हुआ नहीं, हालांकि देश को नुकसान हुआ इस बात का, 100 रुपए देश के खाते में नहीं गए, क्योंकि आपको रूल पसंद नहीं। आपको रूल पसंद होता तो आप गाड़ी चलाते, हेलमेट पहनते, धीरे चलाते, न तो उनको 100 रुपए देते, न 1000 रुपए गवर्नमेंट को देते। लेकिन हम पुलिस वालों को बोलते, ओ माय गॉड पुलिस वाला खड़ा है, तो पुलिस वाला तुम लोगों के लिए और अपने पेट के लिए खड़ा है। सारे पुलिस वाले एकदम इंसान नहीं होते, सारे हम भी अच्छे नहीं है, हम पुलिस वालों को दोष दे रहे हैं, हम भी इतने अच्छे नहीं है, हम चाहते हैं कि ये 100 रुपए में काम चल जाए, 100 रुपए में काम चल जाए, उनकी गलती नहीं है, हमने उनकी गलत आदत डाल दी है। 99% पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक आधा परसेंट हम भी तो खराब है, तो वो भी हमारे जैसे ही है, हमारे भाई बहन ही कोई बने, उनमें से ही तो बने पुलिस, हम नर्सिंग ऑफिसर बन गए, हमारे भाई ने नर्सिंग नहीं किया तो वो को कांस्टेबल बन जाएगा, वो ऐसा ही बन जाएगा, एएसआई बन जाएगा, क्या हो गया? हमारा फैमिली मेंबर ही तो है, हमारे साथ वाला ही तो है। ऐसे ही होता है, ये रूल और रेगुलेशन पूरे हम भी नहीं करना चाहते, उनको तो दोष देते हम लोग, एक्चुअली गलती हमारी खुद की है। तो इसलिए मत बोला करो कि चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसने एक बात बहुत अच्छी बताई, नर्सिंग टीचर एमएससी एमफिल होने चाहिए। इससे क्या होता है, नर्सिंग में क्वालिटी एजुकेशन आएगा, पढ़े लिखे लोग पढ़ाएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन आएगा। ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, एकदम बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात को इतना फेवर करता हूं, इसकी इतनी बात बहुत फेवर करता हूं। हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? मान लो आप लड़के हो या आप लड़की हो, कोई भी हो, XYZ,
आपका सिलेक्शन होते ही आप किताबें बंद कर के रख दोगे आप। ये नर्सिंग का सबसे बड़ा लीक पॉइंट है, सबसे गंदा लीक पॉइंट है। ये बोलती है सरोजनी वर्धपन कमेटी बोलती है नर्सिंग के बाद नई नई ट्रेंड, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इंप्रूवमेंट, नए नए अचीवमेंट के साथ में नर्सिंग किए हुए बंदों को और पढ़ाओ। जीएनएम के साथ जॉब लगी है तो पोस्ट बेसिक कराओ, बीएससी पोस्ट बेसिक कर रखा है तो एमएससी नर्सिंग करवाओ, एमएससी कर रखा है तो पीएचडी करवाओ, और ज्यादा उसके रिसर्च को पब्लिश करो, जर्नल बनाओ, और अच्छे ज्यादा नए नए ट्रॉमा केयर में सपोर्ट करो, क्रिटिकल केयर में ट्रेनिंग करवाओ, न्यूबॉर्न केयर में करवाओ, जीरियाट्रिक केयर में करवाओ, इम्यूनाइजेशन में करवाओ, नए नए कार्डियो कैथ लैब में करवाओ, किसी में भी करवाओ, नया नया नॉलेज दो उनको। लगे हुए लड़के लड़कियों को प्रैक्टिस करवाओ, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, नॉलेज को इंप्रूव करवाओ। अच्छी बात बोली इसने। इससे एक्चुअली सुधार किसका होगा? हमारे देश का होगा, हमारा होगा। तो ये हो गई सरोजनी वर्धपन कमेटी। अब है कोठारी कमीशन, एजुकेशन को सुधारने के लिए 10+2 पर एक नीति आयोग। पहले पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान चल रहे थे, आपको पता है 5 ईयर प्लान 2014 में बंद हो गए। 2015 से 5 ईयर प्लान बंद हो गए, उसकी जगह क्या स्टार्ट हो गया? नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, मोदी जी की गवर्नमेंट बनते ही मोदी जी ने हमारे नर्सिंग ऑफिसर से इंटरव्यू खत्म किया, और उससे जस्ट पहले उन्होंने 5 वर्षीय योजनाओं को खत्म करके नीति आयोग लागू किया, और उन्होंने बोला 1 जनवरी 2015 से क्या चलेगा? देश में डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग चलेगा, और उसका चेयरमैन मैं खुद होऊंगा। प्रधानमंत्री ने बोला वाइस चेयरमैन कौन है? अभी आपके लिए होमवर्क है, घर जाके सर्च कर लेना। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग बदलता रहता है, वाइस चेयरमैन बदलता रहता है, चेयरमैन पीएम रहता है फिक्स। प्रेजेंटिंग पीएम होता है, वो नीति आयोग का हेड रहता है। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो यहीं से गुजरती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी, सारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसको रिप्लेस करने वाली एजेंसी का नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। जल्दी लिखो ना। मिनिमम नीड प्रोग्राम, कम से कम नीड प्रोग्राम में क्या क्या होता है ये लिख लो बस। एक छोटा सा प्रोग्राम आया था 1974 में। मिनिमम नीड प्रोग्राम के 8 पॉइंट ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट थे। क्या पॉइंट थे? देखो इधर, कंपोनेंट ऑफ एमएनपी मिनिमम, मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी फैमिली को कम से कम क्या चाहिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी। गवर्नमेंट ने बोला गांव की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, लाइट आ जानी चाहिए, एजुकेशन 5वीं तक अच्छा होना चाहिए, एडल्ट को एजुकेशन मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, और छोटा मोटा घर एक बना बनाया, छोटा मोटा एक छत मिल जानी चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम नीड प्रोग्राम। ये सारी कमेटियां खत्म हो गई, अब नया हेडिंग लगाओगे आप, हेल्थ प्रोग्राम्स। कौन सा हेडिंग लगाओगे? हेल्थ प्रोग्राम्स।
अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फटाफट, जिसका नाम है हेल्थ प्रोग्राम। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, सुनो। मैं आपको 70 प्रोग्राम की लिस्ट बताऊंगा, उनमें से 15 से 20 को वापस पढ़ाऊंगा। तो मैं एक बार लिस्ट सबकी बनवा रहा हूं, सुनो मेरी बात सुन लो प्लीज। अरे कम्युनिटी अभी तक पढ़ी है भाई, अभी प्रोग्राम पढ़े हैं, फैमिली प्लानिंग पढ़ा है, इन्वायरमेंटल हेल्थ पढ़ा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज पढ़ी है, कोविड पढ़ा है, वर्म इन्फेस्टेशन बीमारियां पढ़ी है। अभी 60% कम्युनिटी हुई है, 40% पढ़ी है। 60% कम्युनिटी हुई है, 40% कम्युनिटी पढ़ी है अभी तक, तो इसीलिए ज्यादा दिमाग न लगाए। एक मेरी बात सुन लो, मैं पहले 60 प्रोग्राम की लिस्ट बताऊंगा, 60 में बताता रहूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लिखेगा नहीं, स्क्रीनशॉट लेने हैं सबको। कोई भी लिखेगा नहीं, स्क्रीनशॉट लेने हैं, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। मैं फास्ट घुमाऊंगा, सबको स्क्रीनशॉट लेना है। और 70 में से मैं कुछ को वापस पढ़ा दूंगा। जब मैं वापस पढ़ाऊंगा ना, तब आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि सबके सब वापस नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो वापस पढ़ाऊंगा, बाकी अभी सब चलेंगे फास्ट। ठीक है, तो मैं क्या बोला, एक बार सभी लिखाऊंगा, और कौन सा मैं वापस पढ़ाऊंगा वो आपको बता दूंगा कि ये मैं वापस पढ़ाऊंगा, ये मैं वापस पढ़ाऊंगा, ये मैं वापस पढ़ाऊंगा, ये मैं वापस पढ़ाऊंगा। सुन लिया है ना, कोई पंचायत ही नहीं करेगा। तो प्रोग्राम की लिस्ट लिखना शुरू करते हैं कि वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया वो इंडिया है। भारत आजाद होते ही सबसे पहला प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसका नाम ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था। अपन स्टार्ट कहां से करते हैं, फैमिली प्लानिंग। तो सबसे प्रोग्राम की लिस्ट बनाओ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब देखो, एक होता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एक होता है फैमिली सुरक्षित मातृत्व प्रोग्राम, अलग अलग है। जब माम फैमिली प्लानिंग आए तो 51 52 मानना है। मलेरिया कंट्रोल 53, लेप्रोसी कंट्रोल 55, लेप्रोसी कंट्रोल रिवाइज 83। देखो, लेप्रोसी कंट्रोल 55 रिवाइज हुआ, एक बार में काम नहीं बना तो नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। फाइलेरिया कंट्रोल, मलेरिया एरिडिकेशन 58। बस इसको याद करना, मैं पढ़ाऊंगा वापस, डोंट वरी। टीबी कंट्रोल 62, लेकिन टीबी से काम बना नहीं। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल RNTCP 1993, वो अभी बताऊंगा आपको। नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम 62, मिड डे मील प्रोग्राम 61, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 62। इतना समझ में आया? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें कौन कौन सा वापस पढ़ाऊंगा, इसको वापस पढ़ाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से वापस पढ़ाया जाएगा। टीबी कंट्रोल और RNTCP दोनों बहुत अच्छे से वापस पढ़ाया जाएगा। मिड डे मील प्रोग्राम बहुत अच्छे से वापस पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ हेडिंग लगवा रहे हैं। समझ आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़े, वेरी गुड। अप्लाइड न्यूट्रिशन हल्का सा 2 लाइन लिखवाऊंगा। टेको के बारे में कुछ नहीं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, देखो एक था फैमिली प्लानिंग, एक है एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नाम अलग अलग है। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस 70, स्पेशल न्यूट्रिशन 70, बालवाड़ी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। मिड डे मील प्रोग्राम 74, अभी बताया। मिनिमम नीड प्रोग्राम 74, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वापस पढ़ाया जाएगा।
अर्बन मलेरिया कुछ नहीं है, गोइटर कंट्रोल ज्यादा कुछ नहीं है, कैंसर कंट्रोल 75 76, इसके 3 4 फेज है, सब फेज के बारे में बताएंगे आपको। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। अरे कुछ कुछ याद रखना है, मैं बता दूंगा, जो जो मैंने बताया कौन से क्या है उसको याद रखना है, जो मैं वापस पढ़ाऊंगा उसी को याद रखना है, सबको याद नहीं रखना है। फैमिली वेलफेयर देखो, एक था फैमिली प्लानिंग, एक एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग, एक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये तीनों अलग अलग है, इसके बारे में अपन लोग बता देंगे। प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, एनपीसीबी बोलते हैं इसको। 20 पॉइंट 20 सूत्री कार्यक्रम 75। एड्स कंट्रोल वेरी इंपोर्टेंट, वापस पढ़ाया जाएगा, ये वापस पढ़ाया जाएगा। ब्लाइंडनेस वापस पढ़ाएंगे, कंट्रोल वापस पढ़ाएंगे, एड्स। डायबिटीज कंट्रोल 80, सिर्फ डायबिटीज है, गुनिया वर्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एनपीएचपी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और एक होता है नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, वो आया था 1987 में, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे नहीं बट इंपॉर्टेंट है। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम कुछ नहीं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये इनमें से 2 वापस पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, अभी हेडिंग लिखवा रहे हैं, 2 के बारे में पढ़ाऊंगा। हाँ लिखने ही पढ़ेंगे। चेतना को क्या हो गया? लिखने ही पड़ेंगे 70, किसमें बड़ी बात है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो पहले फटाफट। आवाज आ रही मेरी?
अरे मैं क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताऊंगा। लिख लिया आपने ये सारे। इसके बारे में क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल और ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल, इसका इंस्टीट्यूट कहाँ है इसके बारे में समझा दूंगा जब पढ़ाऊंगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल 90। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट, नाको कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में उस समय पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब लिखोगे RNTCP, मैंने बताया था ना, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम डॉट्स। अब देखो RNTCP पहले क्या था, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ये कब आया 62 में। ये अच्छा सक्सेस रेट नहीं था इसका, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 92 में एक कमेटी बनाई और 93 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इसमें जो ड्रग लॉन्च की गई उसको बोलते थे डॉट्स। क्या बोलते, डॉट्स। वो कब आई, 94 में। तो ये सवाल आ सकता है कि डॉट्स प्रोग्राम की ड्रग किस में आई, डॉट्स की ड्रग RNTCP में आई। क्या होती है हम पूरा पढ़ेंगे, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गए। अब प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक एक के बारे में पढ़ेंगे, यहां से एक एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको। इधर आओ, इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। दूसरा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट, कब आया बताऊंगा। ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेकंड, 1 अप्रैल 2005। वंदे मातरम के बारे में कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ डेट याद रखना है। वंदे मातरम क्या होता है, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन अंडर नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम 1977। लिख लो फटाफट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी, नेशनल वाटर सप्लाई सैनिटेशन, काला आजार, इंटीग्रेटेड सर्वेक्शन प्रोजेक्ट, NHM, RMNCHA, ऐसे करके ये पूरे हो जाएंगे अपने अभी खत्म। तो फटाफट लिखो, ये लिख लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कुछ एक सिर्फ ये ओनली सिंगल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम कब आया था, क्या होता है इसके बारे में समझाऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, बस एक ही याद रखना इनमें। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, यहां से एक एक चीज बताई जाएगी यहां से।
और यहां से एक सवाल नॉर सेट में इस स्लाइड में से NRHM इंपोर्टेंट, ये छोड़ो, ये इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट। जननी सुरक्षा योजना के बारे में पढ़ाऊंगा। 12 अप्रैल 2005 क्या स्कीम है, JSS के क्या स्कीम है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या स्कीम है। JSS की फुल फॉर्म क्या है, JSY का मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना। अब इसमें सिर्फ मदर की केयर है, इसमें क्या है JSS के में, इसमें मतलब क्या है, देखो इधर आओ, इसका मीनिंग है जननी, मतलब इसके साथ में बेबी भी साथ में जुड़ गया। शिशु, शिशु का मतलब न्यूबॉर्न, सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें दोनों है। ये 2011 में आया। JSS के दोनों का है, इसके बारे में बताया जाएगा पूरा, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट लिखो RBS के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जाएगा। स्वजल धारा कुछ नहीं, एक लाइन याद करना है, साफ पानी से रिलेटेड है। 25 दिसंबर 2012 क्रिसमस के दिन लॉन्च की गई। मिनिमम नीड आपको पता ही है। मिड डे मील एक होता है प्रोग्राम, वो तो 1961 है। एक होता है मिड डे मील स्कीम, स्कीम छोटी होती है, प्रोग्राम बड़ा होता है। इंटीग्रल डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, 1 2, ये तो पढ़ लिया, छोड़ो, ये सिर्फ एक लाइन और इसके बारे में पढ़ेंगे, RBS के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। हाँ, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी करवाएंगे, डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डेफनेस इन 2017 इनिशिएट इन ऑल स्टेट एंड यूटी स्टेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं क्या बताऊंगा ये भी बता देता हूं, ये 2 चीज पढ़ाई जाएगी, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मिड डे मील प्रोग्राम में मिल्क को ऐड कर दिया, अब वो अब नया रोस्टर आया उसके अंदर ऐड है, अब हो गया खत्म। लास्ट लिख लो, ये अभी आपके NHM में सवाल भी पूछा था महाराष्ट्र वाले में, जो हमने पढ़ा रखा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर एंड CVA। सवाल पूछा लास्ट वाले C का मतलब बताओ। CVA का मतलब है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक। सवाल क्या आया था कि जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर, और C है, उस C का मतलब क्या है, उस C का मतलब है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या उसको बोलते हैं स्ट्रोक। कब लॉन्च हुआ, 4 जनवरी 2008। ये तीनों ही कौन सी बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है।
अब लगाओ एक नंबर हेडिंग वापस, अब लगाओ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। लगाओ फटाफट हेडिंग लगाओ। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसने फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया गया। 1977 ने इसका नाम बदल दिया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया। इसका सिंबल रेड ट्रायंगल है फैमिली प्लानिंग का। कौन सी कमेटी इसको सपोर्ट करती है? मुखर्जी कमेटी के द्वारा ये चलाया जाता है। ये बेसिक बात है, आपको पता है इसके बारे में। अब वापस लिखना स्टार्ट करो। अब आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो भी चलेगा, बहुत ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। एक घंटा 41 मिनट की क्लास हुई, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा सिर्फ। 1 घंटा 50 मिनट तो होने दो, आज होता ही नहीं अपना 1 घंटा 50 मिनट, कभी नहीं होता, कम ही रहता है। 10 मिनट और ओनली। सिलेबस कैसे पूरा होगा फिर हमारा? हमारी क्लास 1.5 घंटे से ज्यादा होती नहीं है वैसे भी। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 53, इरिडिकेशन 58, मलेरिया अवेयरनेस मंथ जून। हर साल मलेरिया का छिड़काव करते हैं जिसको बोलते हैं डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, साल में 2 बार। और जहां पे ज्यादा फैल रहा है वहां पर 14 दिन में 1 बार। जहां पे मलेरिया हो रखा है वहां 14 दिन में 1 बार, और नहीं तो साल में 2 बार रूटीन। किसका? डीडीटी। फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। मॉडिफाइड प्लान ऑफ मलेरिया का ऑपरेशन कब आया था? 1976 में, और 1 अप्रैल 1977 से स्टार्ट हो गया। ये अप्रूव हुआ कैबिनेट में, इंडियन गवर्नमेंट की कैबिनेट में अप्रूव हुआ और यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इधर देखो। प्रोग्राम आपको याद है, इरिडिकेशन आपको याद है, मंथ कौन सा आपको याद है, डीडीटी की फुल फॉर्म याद है, मॉडिफाइड ऑपरेशन अप्रैल 77, बस 4 बातें। हाँ, शाम को 7 बजे भी क्लास है, बिल्कुल ऑफ कोर्स है 7 बजे। बोर हो गए 7 बजे के लिए? सेम फेस देखना पड़ेगा, ये दुख हो रहा है क्या? वापिस सेम फेस देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा बोल रहे हो क्या? जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में रुक के बता दूंगा, बाकी जगह तो फास्ट चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। क्या? इरिडिकेशन पहले एलिमिनेट करो फिर इरिडिकेट करो। जून मंथ डीडीटी मॉडिफाइड 77 हो गया, मलेरिया खत्म। मेरे को लगता है बोर हो गए, शाम को क्यों आ रहे, कैंसिल कर दूं? शाम को क्लास नहीं रखें? बता दो, पढ़ने का नहीं मन नहीं है तो नहीं रखेंगे, कोई ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश है, ये बात आपको भी याद रखना है। हार्ड नहीं, एक्चुअली जो आपको नहीं आता वो लेके आते हैं। एक्चुअली हम समझाना चाहते हैं आपको कि क्वेश्चन करना कैसे है। आपको लगता है कि आप एमसीक्यू बहुत हार्ड, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत घुमा के लाते हो। हाँ ऑफ कोर्स, आप अगर बोर हो रहे हो तो आज की क्लास नहीं रखेंगे, डोंट वरी, जरूरी नहीं है। हम चाहते हैं लोग की
तमन्ना ये रहे कि काश हमें पढ़ाएं। बाकी हमें कोई ऐसा शौक नहीं है आप लोगों को जबरदस्ती ऐसे ज्ञान देने का, टाइम ही नहीं है ज्ञान देने का इतना। ये मत सोचना ज्ञान, हमें टाइम ही नहीं है इतना ज्ञान देने का। बिल्कुल भी नहीं है। एक शेर हमेशा हर बात के ऊपर मैं बोलता हूँ कि हम किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश है। और जो लोग ख्वाहिश समझते हैं उन्हीं के लिए हम अवेलेबल है। नॉर्मली तो हम किसी के लिए होते ही नहीं है। परों को खोल की जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल की जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान को देखता है, कि जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान को देखता है। मिला है ज्ञान तो इसकी हिफाजत कर, मिला है ज्ञान तो इसकी हिफाजत कर, कि संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। आप सोचते हैं शायद आपको कोई ध्यान नहीं रखता, संभल के चल आपको सारा जहान देखता है। कि सोचा था तुम्हारे शहर से दवा मिलती है, सोचा था तुम्हारे शहर से दवा मिलती है, दिल लगाने की दवा मिलती है। यही सोचकर हम आए थे तुम्हारे शहर, यही सोचकर हम आए थे तुम्हारे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है, मगर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। सही बात है, यही तो बात है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। कोई बात नहीं, कैंसिल कर देंगे, डोंट वरी। शाम वाली आपके लिए आप बोलोगे नहीं सर आज वैसे सेम सर आगे दोनों, नहीं जरूरी नहीं, अब सर की रख दूंगा मैं क्लास, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अर्बन मलेरिया स्कीम 1971, स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान फॉर मलेरिया कंट्रोल 2007 to 2012। हो गया। अब लिखो नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, मलेरिया के बाद। अब ये सवाल बहुत अभी सवाल पूछा कुछ दिन पहले, सवाल आया नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में कौन सी बीमारी नहीं आती, विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन वेक्टर। इधर आओ, इसकी फुल फॉर्म लिखो पहले तो। नेशनल वेक्टर, वेक्टर का मतलब कोई न कोई मच्छर वगैरह, कौन सी बीमारी वेक्टर से नहीं होती, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें देखो पहली क्या लिखा, मलेरिया, मलेरिया फीमेल एनोफिलिस से होती है ना, वेक्टर है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मॉस्किटो से होती है ना। काला आजार सैंड फ्लाई से होती है ना, वेक्टर ही तो है। जापानीज इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है ना। डेंगू एडिज इजिप्टाई से होता है ना। चिकनगुनिया एडिज इजिप्टाई से होता है। ये सारी बीमारी वेक्टर से होती है, कोई न कोई वेक्टर से होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। अब सवाल क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट इंक्लूडेड इन वेक्टर। एक ऑप्शन दे देगा मीजल्स, या दे देगा टीबी, या दे देगा ब्रुसेला, या दे देगा एड्स, कुछ भी इनके अलावा दे देगा। आया समझ में, समझ में आया क्या।
अब लिखो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते थे, भगवान के घर की सजा बोलते थे। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का छोटा भाई है, क्योंकि इसके पापा का नाम था माइकोबैक्टीरिया, ही आपको पता ही है। इसके दो बेटे ट्यूबरक्लोई और लेप्रे, तो ये लेप्रे इसका नाम पड़ गया। और इसको डिस्कवर किया था हैंसन ने, इसीलिए लेप्रोसी को कौन सी बीमारी बोलते हैं? हैंसन बीमारी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब ये डेप्सोन ड्रग आई थी, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्चुअली डेप्सोन, ये बहुत बाद में आई। पहले जब ये नहीं आई थी तो सबसे पहले इसमें एक ड्रग देते थे जिसको बोलते थे सल्फोन, लेकिन बाद में टीबी कि जैसी ही ये बैक्टीरिया है एसिड फास्ट बेसिलाई है। कौन सा बेसिलाई है? एसिड फास्ट बेसिलाई है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको खत्म करने के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट लॉन्च किया गया, एक साथ बहुत सारी ड्रग। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955, एमडीटी कब आई? 1982 में, और रिवाइज प्रोग्राम 83 में। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, चलो सबकी फुल फॉर्म लिखो। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम 83। मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। कौन सी बीमारी में देते हैं? जिसमें टीबी में, एड्स में और लेप्रोसी, तीनों में देते हैं। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल, 1960 से पहले कौन सा प्रोग्राम आया, ऐसा करके सवाल आएगा। इसके बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। आज यही लेप्रोसी के खत्म करते हैं, कल लेप्रोसी टीबी प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, पूरी क्लास में सिर्फ यही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही चमकते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप लोग पढ़ोगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान भी आपका ही है। हमारा तो ऐसे ही चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। लिख लिया आपने? खत्म है ना?